नमस्कार। मैं विनोद चाहर जीएसबीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे। महाराणा प्रताप के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें दो वीडियो में की थी। पिछले दो वीडियो में इनके बारे में बातें की थी, इनका सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन किया था, किस प्रकार से इनका राज्याभिषेक होता है, इन सब के बारे में बात की थी। इन्होंने जब राजगद्दी या कह सकते हैं कि सिंहासन पर जब ये विराजमान हुए थे, सिंहासन प्राप्त किया था, राज्याभिषेक जब हुआ था तब इन्होंने क्या प्रण लिया था, और उस समय इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा दूंगा तब तक न तो बर्तनों में, राजमहल के जो बर्तन हैं उनमें खाना खाऊंगा, और न ही जो राजमहल के बिस्तर हैं उन पर शयन करूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया था। इस प्रतिज्ञा का निर्वहन इन्होंने आजीवन किया था। वो महाराणा प्रताप जो काफी शक्तिशाली थे, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, वो महाराणा प्रताप जिनके लिए कहा जाता है कि इनका 72 किलो का भाला हुआ करता था, 81 किलो की तलवार और कवच, और इनका स्वयं का वजन 208 किलो हुआ करता था। तो वो महाराणा प्रताप, और उन्होंने अपने शौर्य का परिचय भी दिया था। तो उन्हीं की बात करते हैं हम, उसी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं। अकबर उस समय मुगल सम्राट थे और मुगल सम्राट अकबर हैं। उन्होंने उस समय महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बहुत से प्रयास किए थे, बहुत से प्रयत्न किए थे, और इन्होंने अपने 4 दूत मंडल भेजे थे, अपने 4 दूत मंडल भेजे थे। अब पहली बात तो यह है कि अकबर ने दूत मंडल क्यों भेजे थे। तो अकबर ने जो दूत मंडल भेजे थे, दूत मंडल, तो अकबर ने कितने दूत मंडल भेजे थे, तो देखिए अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे थे। 4 दूत मंडल अकबर ने भेजे थे। अब बात यह है, देखिए अकबर है वो साम्राज्य विस्तार की नीति पर चल रहा था, उसे अपना साम्राज्य विस्तार करना था। तो वह ये चाह रहा था कि सीधा सीधा है वो महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो फिर हम उनको पराजित करके ऐसा करेंगे। अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे थे, और इन दूत मंडलों की बात करें तो देखिए अकबर ने जो 4 दूत मंडल भेजे थे उनमें सबसे पहला दूत मंडल उन्होंने, जो पहला दूत मंडल है, पहला दूत मंडल, और पहला दूत मंडल जो भेजा था वो भेजा था जलाल खां कोरची, और इनको जलाल खां कोची भी कहते हैं। जलाल खां कोरची या जलाल खां कोची है, इनके नेतृत्व में इन्होंने पहला दूत मंडल भेजा था। और पहला दूत मंडल ये कब भेजा था, तो ये भेजा था नवंबर 1572 में। नवंबर 1572 है, उस नवंबर 1572 में इन्होंने पहला दूत मंडल भेजा था। और दूत मंडल किसके नेतृत्व में भेजा, तो ये जलाल खां कोची या जलाल खां कोरची के नेतृत्व में ये दूत मंडल भेजते हैं। अब इस दूत मंडल जो इन्होंने भेजा था, इसका कोई प्रभाव है वो महाराणा प्रताप पर नहीं होता है, महाराणा प्रताप पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। यानी ये जो दूत मंडल गया था, ये महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल नहीं हो पाते हैं। जब ये सफल नहीं हो पाते हैं तो इनके द्वारा दूसरा दूत मंडल भेजा जाता है, दूसरा दूत मंडल भेजा जाता है। और जो दूसरा दूत मंडल भेजा गया था, अब देखिए यहां पर एक मुस्लिम को दूत बनाकर भेजा था, तो इनको लगा कि एक मुसलमान को हमने भेजा है, तो शायद ये सोचकर कि एक मुसलमान को इस प्रकार से भेजा है तो उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी होगी,
तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, दूसरा दूत मंडल भेजते हैं। अब जो दूसरा दूत मंडल भेजते हैं वो किसी मुस्लिम को दूत बनाकर नहीं भेजते हैं, बल्कि यहीं के व्यक्ति को क्या करते हैं, दूत बनाकर भेजते हैं। और अब की बार जो दूत बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, मानसिंह को बनाया जाता है। किसको, मानसिंह को, जो किस नाम से जाने जाते हैं, मिर्जा राजा मानसिंह। किस नाम से जाने जाते हैं, ये मिर्जा राजा मानसिंह है। इस मिर्जा राजा मानसिंह के नेतृत्व में क्या किया जाता है, ये दूसरा दूत मंडल भेजा जाता है। और मानसिंह इस समय राजकुमार थे। मानसिंह इस समय राजकुमार थे। कहां के, जयपुर के राजकुमार थे इस समय मानसिंह। तो मानसिंह के नेतृत्व में दूसरा दूत मंडल भेजा जाता है कि एक हिंदू को यानी एक राजपूत को मनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी राजपूत को ही भेजते हैं, तो शायद वो राजपूत उस राजपूत को मनाने में सफल हो पाए। तो इस दृष्टिकोण से, इस नजरिए से ऐसा सोच करके ये क्या करते हैं, मानसिंह के नेतृत्व में दूत मंडल भेजते हैं। और ये कब भेजते हैं, तो ये भेजा जाता है जून 1573 में। मानसिंह के द्वारा जो 4 दूत मंडल भेजे गए थे, वो एक दूत मंडल 1572 में जाता है, बाकी जो 3 दूत मंडल हैं वो 1573 में जाते हैं। दूसरा दूत मंडल मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। कब भेजा गया, जून 1573। लेकिन कहते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मानसिंह को वहां पर भेजा तो गया था। कहते हैं कि इस समय ये जो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये कहा जाता है कि मानसिंह और जो प्रताप है, इनकी मुलाकात कहां पर होती है, तो इनकी जो मुलाकात होती है वो उदयपुर में जो उदय सागर झील है, उस उदय सागर झील के किनारे कहते हैं कि इनकी मुलाकात होती है। उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात होती है। और फिर इनके लिए एक भोज का भी आयोजन किया जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि शाम के समय जब भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो उस समय ये महाराणा प्रताप स्वयं उस दावत में उपस्थित नहीं होते हैं। कौन उपस्थित नहीं होते हैं, महाराणा प्रताप है, वो उस दावत में उपस्थित नहीं होते हैं। और वहां पर वो किसको भेज देते हैं, तो यहां पर ये अपने पुत्र अमर सिंह है। किसको भेज देते हैं, अपने पुत्र अमर सिंह को। यानी जो अमर सिंह जो राजकुमार थे, राजकुमार अमर सिंह को क्या कर दिया जाता है, यहां पर भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा अमर सिंह को यहां पर भेज दिया जाता है। अब जब मानसिंह वहां पर थे, अमर सिंह वहां पर जाते हैं, तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप है, वो महाराणा प्रताप के बारे में पूछते हैं। कौन, मानसिंह पूछते हैं कि भाई आप तो राजकुमार हो, यहां पर तो राजा को होना चाहिए, महाराणा प्रताप हो वो क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि अमर सिंह ने कहा कि ऐसे ही नहीं आए, बस उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इस कारण से वो नहीं आए, आराम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मानसिंह ने उस समय कहा कि उनके सर दर्द का कारण मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं उनके सर दर्द का कारण क्या है, मैं उनकी बीमारी को अच्छी तरीके से समझता हूं। इस प्रकार की बात है। वो मानसिंह कहते हैं, यानी मानसिंह को यह शक हो जाता है कि शायद महाराणा प्रताप है वो मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे क्या समझते हैं, ये मुझे अब भ्रष्ट समझते हैं। कैसा समझते हैं, भ्रष्ट समझते हैं। मुझे ये भ्रष्ट समझते हैं कि मैं मुगलों के साथ में चला गया हूं, इसलिए शायद ये अब मेरे साथ में भोजन नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि मानसिंह यहां से नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं सहन नहीं कर सकता, अब हम मुलाकात उनसे नहीं कर सकते, अब तो किसी युद्ध मैदान में ही मुलाकात होगी, अब तो युद्ध मैदान में ही क्या होगी, मुलाकात होगी।
तो कहते हैं कि यहीं पर इनके कुछ सामंत थे, उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आ जाना, युद्ध मैदान में सामना कर लेंगे और आते समय फूफा जी को भी साथ में ले आना। किसके लिए कहते हैं? अकबर के लिए, कि आते समय कोई बात नहीं है, आओ, हम भी तैयार हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपकी आओ भगत करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन एक काम करना, साथ में आते आते फूफा जी को भी लाना। इस प्रकार की बात कहते हैं। तो फिर मान सिंह यहां से चले जाते हैं। अब जो शक मान सिंह को था, शायद सही था, क्योंकि कहते हैं कि जब मान सिंह यहां से चले जाते हैं, यानी वो उस दावत को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बस वो जो थोड़े से अक्षत जो चावल जो उन्होंने सबसे पहले जो भगवान के भोग लगाते हैं उस प्रकार से जो चढ़ाए थे, वो थोड़े से चावल है वो अपने साथ में लेकर जाते हैं, बाकी यहां पर भोजन नहीं करते हैं, रुष्ट होकर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो भोजन बचा था, जो यहां पर भोजन बचा था, वो भोजन कुत्तों को खिलाया गया था। वो भोजन किसको खिलाया गया था? कुत्तों को खिलाया गया था। जो भोजन मान सिंह के लिए तैयार किया गया था, जो दूध मंडल आया था उसके लिए तैयार किया गया था, कहते हैं कि वो भोजन फिर मनुष्यों को न खिलाकर कुत्तों को खिलाया गया था, कुत्तों को खिलाया गया। और ये जो स्थान था जहां पर मान सिंह बैठे थे, उस स्थान को, या जो स्थान उदय सागर झील के पास वाला, कहते हैं कि उसको भी फिर पवित्र किया गया था। वहां पर पूरे उस क्षेत्र में गंगा जल छिड़का गया था, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया था। तो ये तो निश्चित है कि उस प्रकार की स्थिति है, वो इनके मन में निश्चित रूप से चल रही थी, और इसी कारण शायद महाराणा प्रताप उनके पास में नहीं है। तो फिर यहां से वो चले जाते हैं, मान सिंह यहां से चले जाते हैं, और सीधे कहां पर चले जाते हैं? तो मान सिंह सीधे यहां से अकबर के दरबार में चले जाते हैं, और अकबर के दरबार में जाकर अकबर को कहते हैं कि आपने मुझे यह आदेश क्यों नहीं दे दिया कि मैं उनको पकड़कर, उनका जबड़ा पकड़ करके, उनकी गर्दन पकड़ करके मैं आपके सामने ले आता। आप ये सीधी अंगुली से घी निकलवाने का काम मेरे से क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अंगुली को टेढ़ी करने की इजाजत क्यों नहीं देते? अगर आप मुझे अंगुली को टेढ़ी करने की इजाजत देते ना, तो मैं घी निकाल करके आपको दे देता। अर्थात अगर इस प्रकार का आदेश आप देते तो महाराणा प्रताप आज आपके चरणों में होता, अभी मैं महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर ले आता। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, तो इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद भी महाराणा प्रताप के लिए इनके द्वारा दूत मंडल भेजे जाते हैं, अकबर के द्वारा लगातार दूत मंडल भेजे जाते हैं। अब तीसरा तो जो दूत मंडल भेजा जाता है, वो भेजा जाता है इन्हीं के पिता। जो तीसरा दूत मंडल है, वो तीसरा दूत मंडल मिर्जा राजा मानसिंह है, मिर्जा राजा मानसिंह है, उन्हीं के पिता हैं, जिनका नाम है भगवान दास। उनके नेतृत्व में भेजा जाता है। और कब भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है सितंबर 1573 में। किन के नेतृत्व में भेजा जाता है? भगवान दास। भगवान दास के नेतृत्व में भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है सितंबर 1573 में। यानी जो दूसरा दूत मंडल भेजा गया था, वो मिर्जा राजा मानसिंह, राजकुमार मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। कहते हैं कि उनका अपमान करके या निरादर करके, अपमान करके या निरादर करके क्या कर दिया गया था? उसको वहां से भेजा गया था। उसके बाद तीसरा दूत मंडल भगवान दास के नेतृत्व में भेजते हैं सितंबर 1573 में। अब पहली बात तो यहां पर यह आती है कि क्या हकीकत में या वास्तव में इस प्रकार से अपमान उनका किया गया था, उनको इस प्रकार से भेजा गया था? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से मानसिंह का निरादर करके यहां से इनको भेजा जाता, तो क्या भगवान दास दूत के रूप में वहां पर जाते? इनके पुत्र का, भगवान दास के पुत्र का यदि वहां पर अपमान होता, तो क्या उनके पुत्र का अपमान होने के बाद में भी एक पिता वहां पर जाता? शायद नहीं, शायद नहीं। इस दृष्टिकोण से या इस नजरिए से देखें तो शायद उनका अपमान वहां पर नहीं हुआ, उनका अपमान वहां पर नहीं हुआ। तीसरा दूत मंडल जाता है भगवान दास के नेतृत्व में सितंबर 1573 में, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता है।
यह भी अनसक्सेसफुल होता है, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। जब इसका नतीजा नहीं निकलता है तो ये क्या करता है, एक और दूत मंडल भेजता है, चौथा दूत मंडल भेजता है। अब देखो, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने से बार बार मना किए जा रहे हैं और अकबर लगातार क्या करता जा रहा है, अकबर लगातार दूत मंडल भेजता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, तो इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि चौथा दूत मंडल कब भेजा जाता है, किनके नेतृत्व में भेजा जाता है। तो देखिए, जो चौथा दूत मंडल भेजा जाता है वो भेजा जाता है दिसंबर 1573 में, और दिसंबर 1573 में ये किसके नेतृत्व में भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है टोडरमल के नेतृत्व में। टोडरमल के नेतृत्व में भेजा जाता है। और कब भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है दिसंबर 1573 में। दिसंबर 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में अकबर के द्वारा चौथा दूत मंडल भेजा जाता है, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में असफल रहते हैं। महाराणा प्रताप को ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पा रहे हैं। अब देखिए, कारण ये है कि महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, महाराणा प्रताप वो अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, और अकबर बार बार क्या करता जा रहा है, अकबर बार बार प्रयास कर रहा है, या कह रहे हैं कि बार बार दूत मंडल भेज रहा है। अब इसके पीछे कारण ही है, कारण ही है क्योंकि देखो, अकबर है, उनकी तो मानसिकता ये थी कि मुझे तो मेवाड़ पर अधिकार करना है, मुझे तो मेवाड़ पर अधिकार करना है। अब मैं सीधा मेवाड़ पर आक्रमण करूं, सीधा मेवाड़ पर आक्रमण करूं, तो फिर तो लोग मुझे दोषी बताएंगे, मुझे दोषी बताएंगे। बड़ा दिमाग की व्यक्ति था वो, चतुराई से काम लेता था, बड़ा चतुर था। इसलिए वो क्या कर रहा है, उसे पता है इस बात का कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित रूप से उन्हें पता है कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, उसके बावजूद भेजता जा रहा है, क्योंकि वो जनता के सामने यह प्रकट करना चाह रहा है कि मैंने तो युद्ध से बचने का बहुत बार प्रयास किया। लेकिन युद्ध कौन चाह रहे थे, महाराणा प्रताप युद्ध चाह रहे थे। वो जनता को यह दिखाना चाहता है, लोगों के सामने इस प्रकार की स्थिति व्यक्त करना चाहता है कि मैं तो देखो युद्ध से बचना चाह रहा था, और युद्ध से बचना चाह रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, बार बार मैं तो उनके साथ में संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा था, संधि का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन महाराणा प्रताप संधि को अस्वीकार करते जा रहे थे। यानी युद्ध कौन चाह रहे थे, कौन चाहते हैं, महाराणा प्रताप चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है वो जनता के सामने, यानी युद्ध तो उन्हें करना है, युद्ध तो करना है इन्हें, लेकिन जनता दोष उन्हें न दे, दोषी उनको न माना जाए। इसलिए वो बार बार जनता के सामने अपने आप को सही दिखाने के लिए और महाराणा प्रताप को गलत साबित करने के लिए वो क्या करता है, इस प्रकार से दूत मंडल भेजता है। 4 दूत मंडल भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। और जब इस प्रकार से महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था पहले ही कि चाहे कुछ भी हो जाए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मेवाड़ को स्वतंत्र करवा के रहूंगा। तो जब इस प्रकार का घटनाक्रम चलता है, मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा प्रताप, वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और जब अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में साम्राज्य के लिए क्या होता है, युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। और कौन सा युद्ध होता है, तो जो युद्ध होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, उस हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। अब देखिए, जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये जो होता है, इसके पीछे कई विद्वान हैं, उनके अलग अलग, यानी कई तो मानते हैं इसको 18 जून और कई मानते हैं इसको 21 जून। 18 जून और 21 जून मानते हैं। 18 जून 1576 को भी माना जाता है, 21 जून 1576 को भी ये युद्ध माना जाता है। दोनों तिथियां इसके लिए चलती हैं, इसके लिए ये दोनों तिथियां हैं, ये चलती हैं।
लेकिन देखिए जो सबसे अधिक विद्वान जिसके पक्ष में सहमत हैं वो कौन सा है? 18 जून 1576। एक विद्वान है, इतिहासकार है, जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी ना, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी वो 21 जून 1576 को हुई थी। बाकी जो प्रमुख प्रमुख इतिहासकार हैं वो यही कहते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को हो गई। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सेनाएं तो 18 जून को आ गई थी, हल्दी घाटी के इस क्षेत्र में सेनाएं हैं वो तो 18 जून को आ गई थी, लेकिन युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? कि 21 जून को हुई थी। लेकिन अधिकतर विद्वान है वो यही कहते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत या युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। तो दोनों तिथियां हमें याद रखनी है, 18 जून 1576 और 21 जून 1576। लेकिन सबसे ज्यादा विद्वान जिसके समर्थन में है, जो सबसे ज्यादा विद्वान है वो जो तिथि मानते हैं वो कौन सी है? 18 जून 1576 को हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है ये अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है ये इसके जो अन्य नाम है, उन अन्य नामों की बात करते हैं। तो अन्य नामों की जब बात करें तो इसे कहा जाता है रक्त तलाई का युद्ध। कौन सा? रक्त तलाई का युद्ध। इसे रक्त तलाई का युद्ध कहा जाता है। रक्त तलाई का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रक्त तलाई नामक जो स्थान है, इस रक्त तलाई नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। दोनों सेनाएं जब युद्ध करती हैं तो युद्ध करते करते वो कहां पर पहुंच जाती हैं? रक्त तलाई नामक स्थान पर पहुंच जाती हैं। और आमने सामने की जो लड़ाई है वो पूर्ण रूप से अंतिम जो निर्णायक युद्ध होता है वो कहां पर होता है? इस रक्त तलाई नामक स्थान पर ही होता है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रक्त तलाई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें तो इसको कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। और इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। किसने कहा है? बदायूनी ने। यानी जो बदायूनी है इतिहासकार, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। और कहते हैं कि बदायूनी है उन्होंने इसका प्रत्यक्ष वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? प्रत्यक्ष वर्णन किया है, यानी आंखों देखा घटनाक्रम। बदायूनी ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। आंखों देखा जो विवरण है वो विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक है उसमें प्रस्तुत किया है। और इनकी पुस्तक का नाम है मुंतख्वाब उत त्वारिख। इनकी जो पुस्तक है बदायूनी की उसका नाम है मुंतख्वाब उत त्वारिख। तो इनकी जो पुस्तक है मुंतख्वाब उत त्वारिख बदायूनी की, उस पुस्तक में इन्होंने इसका आंखों देखा या कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष वर्णन इसमें किया है। जो इस युद्ध में सेना के साथ में था और अपनी कलम से बीच बीच में तलवार भी चला रहा था और बीच बीच में क्या कर रहा था? अपनी कलम भी चला रहा था। युद्ध का पूरा वर्णन इन्होंने किया है। इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? इसे खमनोर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसे खमनोर के युद्ध की संज्ञा किसने दी है? तो अबुल फजल, एक इतिहासकार है जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे क्या नाम दिया है? अबुल फजल ने इसे खमनोर के युद्ध का नाम दिया है। अन्य बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, और एक और नाम से इसे जाना जाता है वो है मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली या थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से इसे जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है कर्नल जेम्स टोड ने।
कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली या मेवाड़ की थर्मोपोली से नाम दिया है। तो इसके 4 उपनाम चलते हैं, 4 अन्य नाम चलते हैं इस युद्ध के। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसके 4 अन्य नाम चलते हैं। वो है, एक तो रक्त तलाई का युद्ध। रक्त तलाई का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रक्त तलाई नामक स्थान पर जो घाटी है उस घाटी में युद्ध होता है, लेकिन घाटी में युद्ध होता है उसके बाद में सेनाएं हैं वो क्या करती हैं? मुगलों की जो सेनाएं हैं वो डर कर भाग जाती है, यहां से इस घाटी वाले क्षेत्र से भाग जाती है। ये एक घाटी है जिसका रंग हल्दी के समान पीला है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें तो देखिए, खमनोर का युद्ध इसे कहा जाता है, जो अबुल फजल ने कहा है, क्योंकि ये जो हल्दी घाटी वाला ये जो क्षेत्र है ये किस तहसील में पड़ता है? तो ये खमनोर तहसील में पड़ता है। किस तहसील में पड़ता है? खमनोर तहसील में पड़ता है। राजसमंद, राजसमंद जिला, राजसमंद जिले की खमनोर जो तहसील है इस तहसील में ये पड़ता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है? इसलिए इसे खमनोर का नाम दे दिया गया है। जो बनास नदी के किनारे, जो बनास नदी के किनारे जो रक्त तलाई नामक स्थान, क्योंकि पहले क्या करते हैं हल्दी घाटी में, वो जो घाटी वाला क्षेत्र है उसमें युद्ध करते हैं, लेकिन फिर पहला वार इनका इतना खतरनाक होता है महाराणा प्रताप की सेना का, महाराणा प्रताप की सेना का पहला वार होता है वो इतना खतरनाक होता है कि मुगल सेना के पांव खड़े हो जाते हैं। मुगल सेना है वो यहां से भाग जाती है, और मुगल सेना जब भागती है तो इनका पीछा कौन करती है? महाराणा प्रताप की सेना। और पीछा करते हुए मुगलों की सेना कहां पर पहुंच जाती है? जो समतल मैदान था, समतल मैदान था रक्त तलाई नामक स्थान, वहां पर पहुंच जाती है। पीछे से महाराणा प्रताप की सेना आती है और दोनों के बीच में इस रक्त तलाई नामक स्थान पर युद्ध होता है, इसलिए इसे रक्त तलाई नाम दे दिया गया है। गोगुंदा का युद्ध इसे किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। बदायूनी जो सेना के साथ में था, मुगलों की सेना के साथ में था, और उनकी पुस्तक है मुंतख्वाब उत त्वारिख। मुंतख्वाब उत त्वारिख जो उनकी पुस्तक है, जो उनकी रचना है, उनमें इन्होंने आंखों देखा या प्रत्यक्ष वर्णन लिखा है। खमनोर का युद्ध इसे कहा गया है। खमनोर का युद्ध की संज्ञा किसने दी है? इसे अबुल फजल जो इतिहासकार हैं उन्होंने दी है, और इसे कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपोली। और मेवाड़ की थर्मोपोली इसे किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी ये साधारण जानकारी। अब इनके जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध को लेकर महाराणा प्रताप का क्या उद्देश्य था? अकबर का क्या उद्देश्य था? दोनों किस प्रकार से योजना बनाते हैं? योजना कहां बनती है, कैसे बनती है, योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।